नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी में मुख्यमंत्री परिषद की आज बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक का आयोजन होना है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज जनता के बीच में लाने को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर भी मंथन किया जाएगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसकी रणनीति भी तय की जाएगी। बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, जहां आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें रहेंगे। साथ ही बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की जानी है। खास करके कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक होनी है, जहां मुख्यमंत्री परिषद की यह बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से हेमसागर, देहरादून से अवनीश गुप्ता, हिमाचल से हमारे साथ अर्जुन शर्मा हैं, यूपी से अकील सिद्दीकी। हेमसागर, आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक देखी जा रही है? जी देखिए, 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कि रणनीति बनेगी कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी तैयार है। और बात करें आज की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की, तो बैठक में जो प्रदेश सरकार के कामकाज है, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे चर्चा करेंगे और अपने केंद्र सरकार की 8 साल के कामकाज को जनता के बीच लाने के लिए रणनीति बनेगी। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक के लिए बैठक में जाने की तैयारी के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से भोपाल में बैठक कर रहे हैं और सभी योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की है। जी हेमसागर, एक बात देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर तो पूरा फोकस केंद्र सरकार का है ही, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर की भी तैयारी की जानी है, क्या कुछ वहां पर महत्वपूर्ण फैसले भी वहां पर हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनावों के नतीजे रहे मध्य प्रदेश में, और 16 सीटें बीजेपी के पास थी नगर निगम की, महज 9 सीटों पर आकर बीजेपी अब से मट गई है, तो कितना कुछ संगठन को लेकर बदलाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। क्या इस पर भी चर्चा वहां पर की जा सकती है? देखिए, बैठक में जिस तरह जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैठक जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी को 7 सीटों का घाटा हुआ है। लेकिन आपको बता दें दिनेश कि वोट प्रतिशत जो है बीजेपी का वो बड़ा है, तो जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, वो बीजेपी के खाते में बहुत आई हैं। लगातार 80% सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। महापौर के चुनाव में नगर निगम में बीजेपी की हार हुई है, लेकिन वोट शेयर बढ़ा है, तो जिसको लेकर कि बीजेपी के संगठन में बदलाव काफ़ी कम आशंका जताई जा रही है, काफ़ी कम होंगे। और मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी पहले ही यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा जब उज्जैन के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने कह दिया था कि उनसे अच्छा भी चेहरा कोई फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो साफ है बीजेपी का 2023 चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर। और बाकी चीज़ें तो सब बैठक के बाद तय की जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, अवनीश गुप्ता भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अवनीश, मुख्यमंत्री सीएम धामी भी आज वहाँ पहुँचने वाले हैं। धामी क्या कुछ वहाँ चर्चा कर सकते हैं? किस तरह की, चूंकि वहां पर अभी चुनाव हुए थे हाल ही में, बीजेपी को बहुमत मिला है, सीधी बात है कि इस तरीके से संगठन को लेकर खुश तो केंद्रीय संगठन होगा, लेकिन क्या कुछ और रणनीति तैयार की जा सकती है? क्या कुछ फेरबदल वहां पर किया जा सकता है?
देखिए दिनेश, यहाँ पर अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुष्कर सिंह धामी है यहाँ पे जो है पूरे बहुमत के साथ यहाँ पे जो है उन्होंने सरकार की है। और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड कीर्तिमान जो इन्होंने बनाया था अपने वोटों को लेकर, जो उपचुनाव हुए थे चंपावत से, वहां से लेके मोदी जी ने इनकी जो है पीठ थपथपाई थी। और उनकी पहली पसंद भी जो है पुष्कर सिंह धामी थे, भले ही वो सीट हार गए थे। परंतु अब जिस तरीके से अगर बात करें, मोदी के 8 साल पूरे हो चुके हैं और विपक्ष लगातार यहाँ पे हमलावर हो रहा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, इन तमाम चीजों को लेके। परंतु यहाँ पे अभी देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष अभी जो है यहाँ पे कमजोर हो रहा है और अंदर की खाने की जो उनके अपने मतभेद हैं या जो उनकी क्रियाकलाप है, वो जनता अभी उनको नकारती हुई रही है और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जो है यहाँ पे कार्य हो रहे हैं और खुद एक्शन मोड में यहाँ पे दिखाई देते थे, जिसको लेके केंद्र यहाँ पे पूरी तरीके से जो है राज्य के प्रति आश्वस्त है। परंतु अब आगे आने वाली बात करें, जिस तरीके की 2024 का जो है इलेक्शन होना है, लोकसभा में किस तरीके की जो है यहाँ पे बहुमत हासिल किया जाए, तमाम रणनीति पे आज चर्चा की जा सकती है। क्योंकि वो जो मोदी है वो खुद यहाँ पे जो है वो बैठक का नेतृत्व करेंगे और जेपी नड्डा, राज्य अध्यक्ष बीएल संतोष, ये तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे। और जो आने वाले टाइम पे जिस तरीके से अभी जो है आजादी का महोत्सव बनाने की बात करी है, हर घर तिरंगा लहराने की बात करी है, उस पे भी यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पे आपदा की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है भूस्खलन हो रहे हैं, गांवों के संपर्क टूट रहे हैं, सड़कें टूटी है, तमाम विकास कार्य जो है उनको धरातल पे किस तरीके से लगाया जाए, तो मुख्यमंत्री हो सकता है उस पर कोई चर्चा करे, कोई बजट का प्रावधान यहाँ पे जरूर बात की जा सकती है और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जरूर बात करेंगे। जी। अवनीश, एक बात और जानना बड़ा जरूरी है, क्या वहां पर जो केंद्रीय मंत्री रहेंगे उनसे भी मुलाकात सीएम धामी करने वाले हैं? क्योंकि तमाम योजनाएं हैं और चुनाव से पहले भारी भरकम वायदे जनता के साथ किए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी वहां पे तमाम जितने भी नेतृत्व हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे यहाँ पे जरूर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो आपदा है वो ये लगातार यहाँ पे अपना कहर बरसा रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, लोगों को क्षति हो रही है और नुकसान हो रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो जरूर इस पर चर्चा कर सकते हैं। और जो रोड जो यहाँ पे 4 लेन बन रही है, रोड बन रही है, मेट्रो का है, यहाँ पे ये सब चीजों को धरातल पे उतारना है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं कि इस बार जो है जो यह पुष्कर सिंह धामी वहां पे बैठक है, कोई अहम मुद्दे पे जरूर चर्चा की। जी चलिए, हमारे साथ अर्जुन शर्मा भी जुड़े हैं हिमाचल से। अर्जुन, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और बड़ी बैठक है और काफी विषयों पर चर्चा होनी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीतिक स्थिति देखें तो जिस तरह से लगातार हमने अभी हाल ही में देखा, खबरें जो सामने आई, पूर्व विधायक की जो पत्नी है वो कांग्रेस में शामिल हो रही हैं, तो बीजेपी से वहां लोग छिटक रहे हैं। क्या संगठन को लेकर वहां पर चर्चा की जा सकती है? क्या कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है? के लिए कहीं ना कहीं अगर कहें तो ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर है। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं 4.5 साल का जो कार्यकाल जयराम ठाकुर का रहा है, देखिए कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल सीएम उन्हें कहा जाता था और अब भाजपा ही उनको रिजर्विंग सीएम का जो है वो नाम देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार नारा दिया है कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। तो देखिए कई चीजें हैं जो मुख्यमंत्री वहां पर बताने वाले हैं, जो लगातार योजनाएं, चाहे हिम केयर हो, सहारा हो, शगुन योजना, उसको किस तरह से काम किया उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद अगला जो लगभग 3 महीनों का समय है चुनावों से पहले, उसको किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता तक वो भाजपा की नीतियों को पहुंचाया जाए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। हालांकि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोग छिटक रहे हैं। देखिए डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं। खुद भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, शिमला में बैठकर कैंपिंग कर रहे हैं। देर रात तक बैठकों का दौर चलता है क्योंकि चुनावी साल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुनौतियां हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी है, भाजपा के लिए बड़ी है। इन सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जो है वो आज अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा जरूर करेंगे। जी अर्जुन, एक बात ये भी जानना जरूरी है, लोकसभा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी हिमाचल से हैं, क्या हिमाचल में उनको कोई और भी जवाबदारी दी जा सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ? क्योंकि लोगों की वो पसंद भी माने जाते हैं और उनका जो स्वभाव है लोग उनको पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के बिलासपुर के पास एक गांव से आते हैं और लगातार जो कहीं ना कहीं देखिए अंदर खाते एक आवाज जरूर उठती आई है कि जगत प्रकाश नड्डा को जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन देखिए अभी ये सभी बातें जो है बहुत जल्दबाजी होंगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में हर रोज एक नई चर्चा जो है वो जरूर होती है, चाहे वो शिमला से लेकर धर्मशाला तक हो, धर्मशाला से मंडी तक हो। इस तरह की चर्चाएं हैं कि जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर आकर नेतृत्व करें या यहाँ पर आकर कंधे से कंधा मिलाओ। लगातार हमने देखा भी है, देखिए 1 महीने के अंदर अंदर 2 बार
लगातार हिमाचल प्रदेश के खुद पहुंचे हैं जगत प्रकाश नड्डा और नेताओं से मुलाकात करी, विधायकों से मुलाकात करी। तो लेकिन इस समय देखिए राजनीति में कहना कुछ भी होगा वो जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी समय है, 3 से 3.5 महीने का समय है। लेकिन हाँ, हर एक पहलू पर खुद जेपी नड्डा जो है वो लगातार चर्चा करते हैं, अपने नेताओं से, अपने जो लोग हैं उनसे चर्चाएं करते हैं और फीडबैक जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश को लेकर जेपी नड्डा जो है इस समय लेते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल आक्रामक मूड में अगर कहा जाए तो वो नजर आ रहे हैं। जी। अगर अनुराग ठाकुर को लेकर बात करें तो अनुराग ठाकुर की क्या दिशा स्थिति वहां पर तय की जा सकती है, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और काफी पॉपुलर नेता भी हैं? बिल्कुल, देखिए अनुराग ठाकुर और पॉपुलर नेता तो है ही है। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, उससे पहले प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं। तो हमीरपुर अगर जो एरिया देखा जाए, देखिए जो क्षेत्र है हमीरपुर है, नादौन है, जो उस तरफ का जो हिमाचल प्रदेश अगर कहा जाए जो कि पंजाब की सीमाओं से लगता है, बिलासपुर हो, मंडी हो, गुमारवी हो, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से पकड़ वाले अनुराग ठाकुर की कही जाते हैं। युवा जोश है और बिल्कुल लोग पसंद है। उस तरह उस वहां के लोग साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमें काम करवाने के लिए शिमला नहीं, अनुराग ठाकुर के पास जाना पड़ता और हमारा काम होता है। तो बिल्कुल भूमिका देखिए, हर भाजपा बार बार ये दावा करती है कि संगठन के हिसाब से हम लोग चलते हैं और हर एक की भूमिका जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो बिल्कुल अनुराग ठाकुर के भी हमने दौरे लगातार देखे हैं और रात को 1-1 बजे तक बैठ करते हुए की तस्वीर उनकी हिमाचल से बाहर निकल कर आई है। फिलहाल बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा जो है कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश, देखिए बंद कमरे में बात कोई भी हो, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश भाजपा की जरूर रहती है कि बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कही जाए कि गुटबाजी नहीं है, हम लोग चाहे जयराम ठाकुर हो, अनुराग ठाकुर हो, जेपी नड्डा हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं और भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार देखिए भाजपा इस बात के दावे कर रही थी कि इस बार हम उससे भी ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप राजनीतिक समीकरण देखें, कोई भी पार्टी लगातार 5 साल के बाद दोबारा से सत्ता में नहीं आई है। भाजपा है जो दोबारा से आई थी, पहले प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो हारते हैं और जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जी बिल्कुल। और अर्जुन, बीजेपी की ये खासियत भी रही है कि संगठनात्मक जो भी कमियां हैं उनको बाहर नहीं आने देते और बैठकर मामलों को सुलझा लिया जाता है। चलिए, यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली और दिल्ली दरबार में जाकर बातचीतें होंगी, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा यूपी के लिहाज से भी है और आने वाले चुनावों के लिहाज से भी? और यहाँ की राजनीतिक गलियारी सब देश भर में चर्चा का विषय रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी शासित जो राज्य है उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भी रहेंगे। हालांकि देखिए अभी हमारे जितने भी जो सहयोगी रहे उन्होंने जो अपनी जो बातें रखी वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे वो हेमंत अगर हो, अवनीश जैन जी हो या अर्जुन शर्मा जी, उन्होंने देखिए बताया दिनेश की कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल निश्चित तौर पर कोई मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है तो दूसरे नेता सुन रहे हैं, हम उनके पास जनता जानी या मंत्री आपसी मंत्री के बीच में मनमुटाव को लेकर, अधिकारी और मंत्रियों के बीच में मनमुटाव को लेकर, तो ये जो विषय है ये महत्वपूर्ण विषय, ये उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिला है। चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर हो, मुख्यमंत्री को लेकर हो या मंत्रियों के बीच में लेकर, अधिकारियों के बीच में लेकर हो, चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। हालांकि महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व को करना है। हालांकि निश्चित तौर पे दिनेश ये माना जा रहा है कि 2024 की जो तैयारी है वो काफी महत्वपूर्ण, उसी के तर्ज पर ये आज बैठक बीजेपी शासित जो राज्य है वहां के लोगों को बुलाया गया है। हालांकि यहाँ पे जो गठबंधन भी सरकार है, बीजेपी के साथ जो समर्थन की सरकार है, उन्हें भी बुलाया गया है और उन सहयोगियों को भी बुलाया गया है। हालांकि इस पर विशेष रूप से चर्चा होनी है कि 2024 कैसे फतेह हो, जहां पर उपचुनाव है, जहां पर विधानसभा जिन चुनाव राज्यों में चुनाव है वहां पर कैसे हम किले को पुनः फतेह करें, या जहां सीटें कम है वो कैसे हम पुनः लाएं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पर सहयोगी दल के साथ कहीं ना कहीं आधा दर्जन सीटें विपक्ष के पास है, लेकिन सत्ता पक्ष चाहती है कहीं ना कहीं वो जो सीटें हैं वो ही पूरा वापस आ जाए, विपक्ष में भी कोई न रहे। तो उस चीज पर रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। तो इस सभी चीजों को लेकर चिंता जो मंथन चिंतन है वो दिल्ली हाईकमान के सामने होनी है। देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर शामिल होंगे, इसके अलावा जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी उत्तर प्रदेश के क्योंकि प्रभारी रहे चुनाव में हमेशा, वो भी वहां पर शामिल रहेंगे। तो ये तमाम लोग वहां पर शामिल होंगे और इस बात पर भी चर्चा होगी। हालांकि देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां पर भी बीजेपी की शासित राज्य है वहां की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं 8 साल की और जहाँ की सरकारें हैं या उत्तर प्रदेश की सरकार है वहां की सरकारों ने अभी तक कितना काम किया है, इसका बखान जनता के बीच में कैसे हो, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो,
मोर्चा को कैसे बनाया जाए, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि तस्वीर साफ है, कहीं ना कहीं 2024 को लेकर ये बड़ी बैठक की जा रही है। अब इसमें एक रणनीति जरूर बनाएगी, सूत्रों की माने जिन्हें कि सहयोगी दल अगर साथ रहे 2024 में तो ही बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ेगी, और जिन सीटों पर सहयोगी दल है उन पर कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आएगा। तो ये बैठक के बाद इसके बाद दूसरी बड़ी बैठक होनी है जो सहयोगी दलों के साथ बैठक होनी है। तो तमाम मुद्दों पर होंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हालातों की बात करें, क्योंकि राज्य सबसे बड़ा राज्य है और पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की धड़कन पूर्वांचल होती है। पूर्वांचल से ही बनारस की अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ से उनका संसदीय क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गोरखपुर। तो पूर्वांचल का जो धड़कन है, जो दिल है, वो गोरखपुर और बनारस माना जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी गोरखपुर के और देश के प्रधानमंत्री भी बनारस के। तो वहां पर कितने राज्यों, कितने केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना लाभान्वित हुआ है, कितना फायदा हुआ है, राज्य सरकार का कितना हुआ है, पर्यटन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एक्सप्रेसवे पे फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लाकर यहाँ पर उद्योगों को लगाना, लोगों को रोजगार देना, ये कहाँ तक काम हो पाया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं वहां पर भी इसकी समीक्षा होनी है। और देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में, इस बैठक में शामिल होंगे। वो देखा जाता है कि इनके संसदीय क्षेत्र होने के नाते केंद्र की जो तमाम योजनाएं हुई वो कहाँ तक धरातल पर उतरी है, अधिकारियों और नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में कहाँ तक मनमुटाव रहा है, जिसकी वजह से योजनाएं रुकी है, जहाँ ठप पड़ी, जिससे जनता का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और आमतौर पर अभी देखने को भी मिला था कि लोग यूपी में जिस तरह की अभी स्थिति बनी थी कि इस्तीफे का दौर चला, जहां 2 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दिए, और खासकर उनकी नाराजगी भी यही देखने को मिली कि उनको जो पावर दी है सिर्फ नाम की पावर दे दी गई है, जबकि काम नहीं करवा पा रहे हैं वो। ये बड़ी वजह है। और इस बात को लेकर मैंने बोला ना कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। जब यहाँ की राजनीतिक गलियारों में चिंगारी लगती है तो देश में फैलता है। इस बात का ख्याल देश के केंद्र के नेतृत्व को है। अगर इस बैठक को, अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये सड़क पर अगर आता है तो सहयोगी दल भी बिछेंगे, कहीं ना कहीं बड़े बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। तो इसलिए इस बात को लेकर वहां पर एक बैठक होनी है। हालांकि दिनेश, आपको पता है कि बीजेपी बड़ी बखूबी इसको बंद कमरे में निपटा देती है। बीजेपी एक बात दिखाती जरूर है कि बैठक किस मुद्दे पे हो रही है या क्या अलग विषय रहेगा, लेकिन इस बात का फिर पूरा ख्याल रखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो सड़क पर ना आए और उसे निपटा दिया जाए। तो इस बात को देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है और डिप्टी सीएम भी देखा जाए तो ब्रजेश पाठक भी वहीं पर है। मुख्यमंत्री ने कई चीजें यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके बाद अब वहां पर रिपोर्ट उनको सौंपनी है। हालांकि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उत्तर प्रदेश को लेकर रहेगा। एक तो लोकसभा का चुनाव, संगठन कितना मजबूत करना है, कहाँ पे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उतारना है, और दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी तमाम जो 8 साल की योजनाएं रही केंद्र सरकार की, वो कितना धरातल पर उतरा है, मंत्रियों की लड़ाई कितनी हुई है, उसे कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, और योजनाओं का लाभान्वित कितना हुआ है। तो इसको लेकर विशेष तौर पर चर्चा होनी है। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो आधी दर्जन जो सीट उनके पास है उसको कैसे पुनः वापस लाना है, इस बात की चर्चा पहले ही उत्तर प्रदेश में हो चुकी है संगठन के बीच में। अब उस पर दिल्ली हाईकमान में बैठक होनी है। बैठक होने के बाद पूरी रूपरेखा उत्तर प्रदेश की बनेगी, और जिन राज्यों में बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य वहां पर है सरकार, उस पर भी चर्चा होगी कि सहयोगी दल कैसे बढ़ाए जाए। जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, ये दिनेश महत्वपूर्ण बात है, और इस पर बीजेपी मंथन कर रही। जितने भी क्रॉस वोटिंग हुई है और जिन विधायकों ने, विपक्ष के लोगों ने वोट किया है, उसको कैसे फायदा उनको बिल्कुल। और है, अभी कोशिश ये भी रहेगी कि इनको पाले में कैसे लिया जा सके, और बीजेपी इस काम में बाखूबी बहुत महारत हासिल पहले ही कर चुकी है। हेमसागर, अगर योजनाओं को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ योजनाओं को लेकर विरोध हो सकता है? ऐसी केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं और उनका विरोध का सामना हमें करना पड़ सकता है, या महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है? क्या कोई ऐसी भी रूपरेखा तय की जाएगी कि इन मुद्दों पर जवाब कैसे देना है? जी देखिए, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 52% जो जनसंख्या है वो आदिवासी है। तो जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर अपना आदिवासी कार्ड खेला, उससे तो ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का जो आदिवासी वोट है वो अपने पाले में ले सकती है। वहीं आप बात की जाए योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास और कृषि योजना पर प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंथन करेंगे, और उसके बाद
अन्य जो योजनाएं हैं जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, जो बीजेपी सरकार यहाँ पर 6,000 रुपये और 4,000 रुपये बढ़ाकर देती है, उसको लेकर भी सरकार चर्चा की जाएगी। चलिए अवनीश, क्या कुछ वहाँ अगर बात करें हम उत्तराखंड में, हालांकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, क्या आंतरिक कुछ मनमुटाव की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, या पदों को लेकर कोई संतुष्टि असंतुष्टि का कोई माहौल बनता हुआ दिख रहा हो? शायद उस पर भी आज चर्चा हो सके। बिल्कुल दिनेश, देखिए जिस तरीके की अगर बात करें चुनाव से पहले, ठीक जो है कई लोगों की जो है यहाँ पे मनमुटाव की बात जरूर आ रही थी। कुछ लोग जो विधायक थे उन्होंने जो है बाकायदा यहाँ पे कहा था कि हमारे को हराने के लिए जो है पार्टी के लोग तैयार खड़े, परंतु ये तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से बात सामने आई है कि बीजेपी एक जो है अनुशासित जो है पार्टी है, ये लोग जो है अपनी लड़ाई को सड़क पे नहीं आने देते, डैमेज करते हैं कि जैसे बात की जा रही है कि ये कर लेते हैं, बंद कमरे में ये अपने जो की बात होती है वो तमाम नेताओं को बुला लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है जो पार्टी है, पार्टी जो संगठन है, वो एक मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा दिखाई देता है। और खास करके अगर बात उत्तराखंड की करें, उत्तराखंड की जो लड़ाई है वो कभी सड़कों पे दिखाई नहीं दी, ना कभी चर्चा का विषय बन पाया। इस तरीके की जो डैमेज कंट्रोल की बात है वो यहाँ पे नौबत नहीं आ पाई है। और जो एक दो इक्का दुक्का जो यहाँ पे नेता ने वो भी बुलाया, उसको यहाँ पे जो पार्टी संगठन है बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया गया। परंतु अब बात करें जिस तरीके की यहाँ पे अभी जो 2024 की बात करें, उसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है और आज जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पे चर्चा जरूर की जाएगी। बिल्कुल अर्जुन, अगर हिमाचल को लेकर बात करें, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के भी काफी महामंथन किया गया था और फिर जयराम रमेश को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या अभी कुछ ऐसी स्थिति वहां पर बनती दिख रही है कि कहीं कुछ नेताओं के बीच में नाराजगी या कोई ऐसा दूसरा धड़ा हो जो चाहता हो कि उन्हें भी मौका दिया जाए, और शायद उस पर भी आज चर्चा की जा सके? अर्जुन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए जब जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बिल्कुल एक बात स्पष्ट थी, कहीं ना कहीं एक दिखाने की कोशिश जरूर की गई थी कि हाँ ये सबकी पसंद है। देखिए भाजपा शुरू से ही ये चीज एक साफ तौर पर करती आई है कि जब अगर मुख्यमंत्री का चेहरा जब किसी को ऐलानना हो तो सबसे पहले जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है, उसके बाद प्रभारी जो बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके थ्रू जो मैसेज है वो पहुंचाया जाता है कि हाँ ये मुख्यमंत्री। हालांकि बीच में देखिए अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की बातें जरूर उठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो साफ तौर पर बड़ा शीर्ष नेतृत्व जो है वो हिमाचल में आया था और उसके बाद सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हुई थी। अनुराग ठाकुर को एकदम से कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनकी नाराजगी जो है वो भी कहीं ना कहीं दूर की गई। हालांकि इस समय भी देखिए इस तरह की सुगबुगाहट जो है वो उठ रही है, लेकिन जयराम ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो विश्वास जता रहा है। यही वजह है कि जयराम ठाकुर पिछले महीने भी अगर जब दिल्ली गए थे तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और वहां से एक तस्वीर निकल कर आई थी जिससे साफ तौर पर यह था कि ऑल इज वेल। अब वो ऑल इज वेल देखिए कितना रहता है, 3.5 महीने का अभी भी समय है। क्या जयराम ठाकुर जो जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हो उनको पूरी तरह से देखिए धरातल उतारने पर कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। उसके साथ साथ हिमकी और शगुन, ये ऐसी योजनाएं हैं जो कोरोना काल के दौरान जयराम ठाकुर की नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर लाई गई थी, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर को साफ तौर पर मिल रहा है। हालांकि देखिए 4 उपचुनाव हुए हैं, 4 उपचुनावों में भाजपा की करारी हार जो है वो साफ तौर पर हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठे थे। लेकिन अभी भी देखिए अगर विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल जो है वो शिमला के निकाय चुनावों को कहा जाता है और 15 अगस्त के बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जो है वो जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा वैसे वैसे मुख्यमंत्री बिल्कुल एक अर्जुन माहौल भी पता चलेगा कि किस तरह पर जो वोटर्स है उसका मन जा रहा है, किसकी पसंद क्या है, ये भी साफ तौर पर पता चल पाएगा और ये चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमसागर, अवनीश गुप्ता, अर्जुन शर्मा, अखिल सिद्दीकी। तो आज बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जहां मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक है। तो इसमें जितने भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री शामिल होंगे और शामिल होने के बाद चर्चाएं की जाएंगी, खास करके जो कुछ राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है और 2024 के लोकसभा चुनाव पर खास फोकस रहेगा। साथ ही जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर उतरी हैं, कितना लोगों को उनका लाभ मिल पाया है, इन तमाम विषयों को लेकर के भी चर्चा होगी।